भारत की पीठ के पीछे जब दुश्मन देश एक साथ मिलते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, एक साथ झूठ बोलते हैं तो कैसा होता है। जब शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि हमने भारत का इतना नुकसान कर दिया, तो देखिए वहाँ बैठे लोग कैसे तालियां बजा रहे थे। शहबाज शरीफ और वहाँ के आर्मी चीफ ने लगता है रास्ते में ही स्क्रिप्ट बना ली थी और एक दूसरे को बता दिया था कि वहाँ क्या झूठ बोलना है। कहते हैं सच हमेशा एक रहता है, लेकिन झूठ को बार बार अपना रंग रूप बदलना पड़ता है। इसके अलावा झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी बातों में कभी स्थिर नहीं रहता, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, और उसे अपनी ही कही बातों को याद रखना मुश्किल हो जाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। और ये बात शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। 7 मई को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, यानी वहां की संसद में कहा कि उनकी सेना ने 3 रफाल लड़ाकू विमानों को नष्ट किया। अब उन्होंने इस 3 की संख्या को 4 कर दिया है। अब कहते हैं कि 4 विमानों को उन्होंने मार गिराया है, 4 रफाल उन्होंने मार गिराए हैं। देखिए, हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल हैं, उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। Our formidable air force downed 6 Indian planes, 4 Rafale French-made planes, 1 MiG-29 and another plane and then a drone. 7 मई को कुछ और कहा, 28 मई को कुछ और कहा, और अभी आप देखिएगा शायद 3-4 दिन के बाद कुछ और कहेंगे। शहबाज शरीफ की उम्र वैसे तो 73 वर्ष है, और हम समझ सकते हैं कि इतनी उम्र में शायद उन्हें पुराने झूठ को याद करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। कई लोगों की इस उम्र में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, और इस वजह से शहबाज शरीफ से झूठ बोलने में शायद ये गलती हो गई होगी। हालांकि युद्ध के दौरान जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से ब्रिटेन के एक टीवी चैनल पर भारत के रफाल लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के सबूत मांगे गए थे, तब उन्होंने कहा था कि ये सारे सबूत तो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जाइए सोशल मीडिया पर देख लीजिए। लेकिन क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया पर उस समय कौन से सबूतों की वो बात कर रहे थे? सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के पत्रकार, वहाँ के यूट्यूबर्स और नेता भारत में वर्ष 2021 में दुर्घटना का शिकार हुए एक मिग विमान की पुरानी तस्वीरें वायरल कर रहे थे, जो 3 साल पुरानी थी। और शायद फील्ड मार्शल बनने के लिए इतने तत्पर जनरल असीम मुनीर ने ही ये फर्जी तस्वीरें शहबाज शरीफ को तब दिखा दी होंगी और अपना प्रमोशन करा लिया होगा। आज यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि जब अजरबैजान में शहबाज शरीफ ने भारत के 6 लड़ाकू विमानों को नष्ट करने का इतना बड़ा झूठ बोला, तो वहां कैसे भारत के नुकसान की खबरें सुनकर लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, ये भी देखिए। Our formidable air force downed 6 Indian planes, 4 Rafale French-made planes, 1 MiG-29 and another plane and then a drone. दुश्मनों को अगर पहचानना हो तो ये वीडियो देख लीजिए। ये है टीम पाकिस्तान। अब आप ये सोचिए कि जिस तरह भारत के नुकसान के बारे में सोचकर अजरबैजान में तालियां बज रही हैं, उसी तरह से हमारे अपने देश में भी कुछ लोग हमारे नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं और नुकसान पर तालियां बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे देश में कितने नेता और लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यही जानना चाह रहे हैं पहले दिन से कि भारत का इस युद्ध में कितना नुकसान हुआ है और भारत ने कितने लड़ाकू विमान गंवा दिए, ताकि ये लोग भी उन लोगों की तरह बैठकर तालियां बजा सकें। इसलिए भारत की स्थिति ये है कि बाहर बैठकर भी उसके दुश्मन षड्यंत्र कर रहे हैं और अंदर बैठकर भी एक वर्ग ऐसा है जो षड्यंत्र कर रहा है। झूठ की एक और कमजोरी ये होती है कि उसमें तमाशा बहुत होता है। झूठ जब बोलते हैं तो उसके लिए चिल्लाना पड़ता है, जोर जोर से तमाशा करना पड़ता है, और ये तमाशा दिखता कैसा है वो अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं
जब शहबाज शरीफ ने अपने भाषण के दौरान जनरल असीम मुनीर को खड़े होने के लिए कहा और तालियां बजवाई उनके लिए और कहा कि वो पाकिस्तान की जीत के असली हीरो हैं। जरा देखिए। Our Chief of Staff, who's sitting here in the first, Field Marshal, could you kindly stand up, and I would like to introduce you to the. तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जनरल असीम मुनीर को वहां खड़े होने के लिए कहा कि भाई पहचान तो लीजिए कि हमारा आर्मी चीफ कौन है, हमारे फील्ड मार्शल को ज़रा पहचानिए, यही हमारे असली हीरो हैं। और जब जनरल असीम मुनीर के लिए वहां तालियां बज रही थीं तब वो काफ़ी असहज दिख रहे थे, चेहरे पर कोई ख़ास कॉन्फिडेंस और मुस्कुराहट नहीं थी। और ऐसा मुख्य रूप से तब होता है जब आपको ऐसी उपलब्धि का श्रेय लेने के लिए कह दिया जाए जो असल में आपकी उपलब्धि है ही नहीं। चेहरा लटका हुआ है जनरल असीम मुनीर का, क्योंकि वो जानते हैं कि जिन उपलब्धियों के लिए तालियां बजाई जा रही हैं ये उपलब्धियां झूठी हैं, ये काल्पनिक हैं, झूठ के अलावा इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि उनकी अंदर की जो अंतरात्मा है वो तो जानती है कि सारी दुनिया झूठ बोल रही है। और जनरल मुनीर के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा जब उन्हें खुद अपने आप से ये सवाल वो पूछ रहे होंगे कि इस झूठी वाहवाही का आखिर क्या फ़ायदा है। क्योंकि अगर वो वाकई में युद्ध जीते होते तो इन तालियों और तारीफ़ के लिए वो असहज ना होते और ना ही इन तालियों और तारीफ़ से इतने खुश होते, बल्कि वो अपनी खुशी उस समय दिखाते। उनका चेहरा कुछ अलग ही होता, उस समय चेहरे का जो नूर है वो अलग होता अगर वो जीते होते तो। अब इस सवाल पर आते हैं कि अजरबैजान ने अपने देश की भूमि पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को झूठ बोलने का इतना बड़ा मंच क्यों दिया और साथ में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन इस झूठ पर तालियां क्यों बजा रहे थे। इस गठबंधन को समझने के लिए आपको तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का ये पोस्ट देखना चाहिए जिसमें उन्होंने अपने साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम एलियेव के एक वीडियो पर यह लिखा है कि ये तीनों देश भाई भाई हैं और ये तीनों देश एक ही सभ्यता से आते हैं और इनके आदर्श भी एक ही हैं। अपने भाषण में राष्ट्रपति एर्दोआन ने यह भी कहा कि तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के 35 करोड़ लोगों के संबंध मजबूत हो रहे हैं और ये तीनों देश अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलेंगे। तो असल में जब आप इनको देखेंगे तो ये है टीम पाकिस्तान। आपने देखा होगा जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब तुर्की ने अपने हथियार पाकिस्तान को दिए थे और अजरबैजान ने भी कहा था कि इस युद्ध में वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति एर्दोआन जिस सभ्यता के नाम पर तुर्की और पाकिस्तान और अजरबैजान को एक बता रहे हैं, भाई भाई बता रहे हैं, असल में उसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं है। आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें पंजाबी और सिंधी भाषा प्रमुख है और इनका तुर्की की भाषा और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। हकीकत यह है कि इन तीनों देशों को इनका धर्म आपस में जोड़ता है और वो है इस्लाम धर्म। पाकिस्तान में 96.5% मुसलमान रहते हैं, तुर्की में 95% मुसलमान रहते हैं और अजरबैजान में 96% मुसलमान रहते हैं। और यही धर्म इन देशों को भारत के खिलाफ एक इस्लामिक टीम बनाने में मदद करता है। एक गुट की तरह ये एक साथ हैं और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये है टीम पाकिस्तान। हालांकि यहाँ ये देश इस बात को भूल जाते हैं कि भारत में भी उतने ही मुसलमान रहते हैं जितने पाकिस्तान में रहते हैं और तुर्की और अजरबैजान में जितने मुसलमान हैं वो भारत की मुस्लिम आबादी के आधे से भी कम है। ये देश इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, कहते हैं कि हम मुस्लिम देश हैं, हमारे यहाँ मुसलमान रहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इनसे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। अगर ये देश धर्म के नाम पर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं तो क्या इन्हें भारत में इसी इस्लाम धर्म के 22 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान नज़र नहीं आते? क्या ये हमारे देश के जो 22 करोड़ मुसलमान हैं, क्या ये इनके भाई नहीं हैं? और इन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि भारत के खिलाफ ऐसा धार्मिक गठजोड़ बनाना क्या दर्शाता है।
असल में राष्ट्रपति एर्दोआन अपने आप को दुनिया भर के मुसलमानों के नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, सबसे बड़े ठेकेदार बनना चाहते हैं उनके। इसलिए वो मुस्लिम देशों को तुर्की की सभ्यता का हिस्सा बताते हैं और वो अपने आप को उसी उस्मानिया सल्तनत के नए सुल्तान के रूप में देखना चाहते हैं जिसने 15वीं शताब्दी से पहले विश्व युद्ध तक दुनिया के मुसलमानों का नेतृत्व किया था। यहां पर राष्ट्रपति एर्दोआन की रणनीति समझ में आती है कि वो अपने देश को मुस्लिम देशों के अभिभावक के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन इसी तरह अजरबैजान की भी रणनीति आपको समझ में आएगी कि वो एक छोटा सा देश है जो सोवियत संघ के अलग होकर अस्तित्व में आया था। पहले ये सोवियत संघ का हिस्सा था और वहां सिर्फ 1 करोड़ लोग रहते हैं जो तुर्की का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान के बारे में जरा सोचिए, जिसकी आबादी तुर्की से लगभग 3 गुना है, जो तुर्की से भी हजारों साल पुरानी भारतीय सभ्यता का हिस्सा है और जहां हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और तक्षशिला जैसे प्राचीन शहर हैं, वो पाकिस्तान अपने आप को बेशर्मी से और सिर्फ भारत का विरोध करने के चक्कर में तुर्की सभ्यता का हिस्सा मान रहा है। पाकिस्तान तो हमारी सभ्यता का हिस्सा है, लेकिन अब वो तुर्की की सभ्यता को अपना रहा है, तुर्की को अपना भाई मानता है और भारत को नहीं, जबकि भारत का ही हिस्सा है वो। इससे साफ ये पता चलता है कि पाकिस्तान के पास अपना कोई आत्मसम्मान नहीं, ना अपनी संस्कृति को लेकर, ना अपने इतिहास को लेकर, ना अपनी जड़ों को लेकर। पाकिस्तान ने तो ये भी नहीं सोचा कि अखंड भारत में तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी पाकिस्तान के रास्ते ही भारत आया था, लेकिन उसने इसी आक्रमणकारी को आज अपना पूर्वज मान लिया है। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान अगर मिल भी जाएं तो भी ये भारत से कमजोर ही रहेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था आज 4 ट्रिलियन US डॉलर से ज्यादा की है, जबकि इन तीनों देशों की अर्थव्यवस्था मिलकर भी 1.8 ट्रिलियन US डॉलर की है। देख लीजिए, मिलकर भी हमसे आधे भी नहीं है। भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि तुर्की 17वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान का नंबर तो 42वें नंबर पर है और अजरबैजान दुनिया की 82वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। देख लीजिए, भारत से लड़ने चले हैं। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, जबकि इन तीनों देशों की आबादी मिलकर भी आज सिर्फ 35 करोड़ है और ये भारत से लड़ने चले हैं। भारत के पास दुनिया की 4थी सबसे बड़ी और मजबूत सेना है। भारत की सेना और सुरक्षा बल के पास मिलाकर लगभग 51 लाख सैनिक हैं, जबकि इन तीनों देशों के पास मिलकर भी 30 लाख सैनिक हैं। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लेकिन इन देशों के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हालांकि पाकिस्तान फिर भी तुर्की को इतना महत्व इसलिए देता है क्योंकि तुर्की नेटो देशों का हिस्सा है और G20 देशों का भी सदस्य है। तो तुर्की की जो खास बात है, G20 में है, वो नेटो में है। नेटो संगठन में कुल 32 देश हैं जो मानते हैं कि इनमें से किसी भी देश पर अगर हमला हुआ तो इन सारे 32 देशों पर हमला माना जाएगा, जिनमें अमेरिका भी है। हालांकि मौजूदा समय में तुर्की नेटो में अलग थलग पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति एर्दोआन ये कहते हैं कि तुर्की हर हालत में पाकिस्तान का साथ देगा और आज उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में एक वीडियो भी जारी किया है। Karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayanan aynı medeniyet ikliminden beslenen ortak idealleri paylaşan 3 kardeş ülkeyiz. Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın nedenli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor. Coğrafyamızda ve ötesinde güvenlik tehditlerinden ekonomik darboğaza, enerji ve gıda krizlerine pek çok sınamayı aynı anda yaşıyoruz. Bu zorluklar karşısında dayanışma ve ortak hareket kabiliyetimizin geliştirilmesini bir seçim değil, zaruret olarak görüyoruz. İnşallah üçlü işbirliğimizi çok daha ileri noktalara taşıyacak, halklarımıza yeni eserler kazandıracağız.